हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फूल और कांटा पार्ट 7। फूल और कांटे के बारे में पढ़ेंगे। फूल एक अलग तत्व है और कांटा अलग होता है। फूल तो हमें सुगंध देता है, लेकिन कांटे से चुभन की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रकार की कविता है जो हम जिसके माध्यम से पढ़ेंगे कि दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कविता के रचयिता है, जिन्होंने ये कविता लिखी है। फूल और कांटा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उड़े हैं पालता। जन्म एक ही जगह पे लेते हैं और एक ही पौधे में पलते हैं। कौन? फूल और कांटे एक ही जगह पे पैदा होते हैं, पौधे में एक ही पौधे में होते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। जो चांद रात को चमकता है तो उस पौधे पर एक ही प्रकार की रोशनी डालता है, जिसमें फूल और कांटे लगे हुए हैं। मेह उन पर बरह बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उतने एक से होते, उनके एक से होते नहीं। मेह यानी कि बादल। बादल उन पर एक जैसा ही बरसता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। पानी तो एक ही जैसा बरसता है, एक ही उन पर हवाएं भी चलती है। लेकिन पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन हमें सदा यही दिखाता है कि उनके ढंग एक से नहीं होते, यानी उनके जो व्यवहार, जो चीज, जो फूल और कांटे के तत्व है, मतलब फूल अलग स्वभाव में आता है, सुगंध फैलाता है चारों तरफ, देवताओं के शीश पे चलाया जाता है, तो वो अलग स्वभाव में आता है। और कांटे का जो होता है वो अलग होता है, कांटे से चुभन की प्राप्ति होती है, उसका स्वभाव अलग है। उनके ढंग यानी व्यवहार एक जैसा नहीं होता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेद देता श्याम तन। जैसा जिस प्रकार छेद करके कांटा जो है वो किसी की उंगलियों को भी चुभा देता है, छेद कर देता है उंगलियों में, कांटे का ये व्यवहार है। और फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर का मतलब है कपड़े, अच्छे कपड़े। वर वसन यानी अच्छे सुंदर कपड़ों को भी कांटा फाड़ देता है। अगर कांटे में फंस जाए तो सुंदर कपड़े भी फट जाते हैं, तो ये कांटे का व्यवहार है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। जब प्यार में डूबी यानी कि बहुत प्रेम से जब तितलियां मंडराती रहती हैं फूलों के ऊपर, तो उनको क्या करते हैं कि तितलियों के पर कतर देते हैं, यानी कांटे में फंस करके तितलियों के जो पंख होते हैं वो भी कट जाते हैं। फिर भौर का है भेद देता श्याम तन। भौरा जो चलता है तितलियों के फूलों के ऊपर, जो भौरा मंडराता है, उसके भी श्याम तन यानी काले तन को ये भेद देता है, यानी कि काट देता है। कांटा कांटा में फंस करके तितलियों के पर कट जाते हैं और भौरे का श्याम तन भी भेद देता है। कांटे का ये व्यवहार दिखाया है। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौरे का को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। फूल लेकर तितलियों की गोद में, जो फूल होता है वो तितलियों को अपनी गोद में लेता है, यानी कि उनको अपने ऊपर अपने रस पीने को देता है फूल, तितलियों को लेकर के। और भौरे को अपना अनूठा रस पिला, तितलियों को अपनी गोद में लेकर, यानी तितलियां उसके ऊपर मंडराती हैं, फूलों का रस लेती हैं, और भौरे को अपना अनूठा स्वाद भरा रस पिलाता है। अनूठा का मतलब होता है कि बहुत ही अनोखा, अनोखा सा उसको अपना रस पिलाता है फूल। अपनी सुगंधों और निराले रंग से है सदा देत कली जीवन का खिला। फूल के क्या व्यवहार इसमें बता रहा है, फूल का क्या ढंग है। फूल तितलियों को अपना रस पिलाता है, भौरे को रस पिलाता है, और अपनी सुगंध से और अपने निराले रंग से, सुंदर कलर, उसका जो ढंग निराला रंग है, सुंदर रंग, और अपने सुगंध से वो क्या करता है, सदा देता कली जी की खिला। अपने हमारे मन की कलियों को खिला देता है, उसके फूल की सुगंध से और उसके सुंदर से रंग से हमारा मन खिल उठता है। तो ये फूल का व्यवहार है। फूल इस तरह से होता है कटकता सब एक सबकी आंख में, दूसरा है सोवता सुरसीस पर। एक का व्यवहार ऐसा है, फूल का व्यवहार ऐसा है जो बहुत ही देवताओं के सिर पर सोता है, जो बहुत ही अच्छा स्वभाव उसका है, सुगंध फैलाता है चारों तरफ, उसकी खुशबू अच्छी है, उसका रंग निराला है। लेकिन कांटा
यानी एक दूसरे का जो स्वभाव है वो क्या है, उससे दूसरे को एक दूसरे की आंखों में खटकता है, यानी कि चुभ जाता है, किसी को लग जाता है, तो उसका स्वभाव अलग है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी कि एक जो कि अपने कुल की बड़ाई का काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन मतलब बड़ापन, बड़ा होने का पन, यानी कि फूल में बड़प्पन है, उसकी कमी कांटे में आ रही, कांटे में वो चीज नहीं है जो कि फूल में है। कि फूल का जो है कि वो सबको सुगंध फैलाता है, अपनी खुशियों, अपनी सुंदर रंग से सबका मन मोह लेता है, लेकिन कांटे का जो है वो कांटा कभी किसी को, मतलब किसी को चुभन देता है, किसी के वस्त्र, सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। तो वो किसी भी उसके अंदर की बड़प्पन की कमी है, वो मतलब बड़प्पन की कमी का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से फूल अपनी सुगंध से, अपने चारों तरफ से रंग से सबका मन मोह लेता है, लेकिन कांटे का ये स्वभाव नहीं है, और कांटा हमेशा चुभन ही देता है, कांटे का अलग स्वभाव है। तो इसमें दो प्रकार के इस पाठ में फूल और कांटे दोनों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि फूल जो कि हर तरफ सुगंध फैलाता है, उस तरह से हमें फूल के गुणों को अपनाना चाहिए, सुगंध की तरह हमेशा चारों तरफ फैलना चाहिए, लोगों से व्यवहार रखना चाहिए, फूल के जैसा हमें उसके गुणों को अपना करके रहना चाहिए। तो ये था फूल और कांटा जो पाठ था। हम उसकी कुछ कविता की पंक्तियां उसको पूरा करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही, जो एक ही जगह पे जन्म लेते हैं, तो उसका दूसरी लाइन है, एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधे में वो पालते हैं, उनको पालता है एक ही पौधा। रात में उन पर चमकता चांद भी, उन पर चांद भी एक ही चमकता है, और एक से ही चांदनी है डालता, उन पर एक ही चांदनी डालता है। लास्ट वाला लाइन है, खटकता एक सबकी आंख में, एक सबकी आंखों में खटकता है, यानी कि वो काटा है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा जो देवताओं के शीश पर सोता है फूल, फूल जो कि देवताओं के चरणों में चढ़ाते हैं, उनके शीश पे सोता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी किस तरह से वो कुल, यानी अपने बड़ाई, अपने कुल की बड़ाई का काम दे, किस तरह से वो चाहता है कि अपने यहाँ पर फूल की बात की गई है, जो कि वो अपने सुगंध से अपनी कुल की बड़ाई करता है, लेकिन जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, और इसमें कांटे का ये दिखाया गया है कि उसमें बड़प्पन की कसर है, उस कमी है कि वो हमेशा चुभने का काम करता है। तो चलिए हम और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं इस कविता से संबंधित। चलिए, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है, गलत के सामने गलत का। चलिए, पहला है कि कांटे की प्रकृति सदैव जीवों को नुकसान पहुंचाने की होती है। कि राइट है कि रॉन्ग? तो कांटा हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि कांटे की प्रवृत्ति हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने की होती है। दूसरा है, फूल अपनी सुगंध व सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। फूल अपनी सुगंध व सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। तो ये वाला भी उत्तर सही है कि फूल ही है जो कि अपनी सुगंध से, सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। तीसरा है, कांटे फूलों की रक्षा नहीं करते। कांटे फूलों की रक्षा नहीं करते। तो इसका क्या होगा कि कांटे फूलों की रक्षा करते हैं।
ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, कांटे फूलों की रक्षा करते। चौथा है पौधों पर लगा फूल कांटों की सुरक्षा करता है। कांटों की सुरक्षा करता है, तो ये गलत है। पौधों पर लगा फूल कांटों की सुरक्षा नहीं करता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर अगला है कि देवता पर हम पुष्प अर्पित करते हैं कांटे नहीं, तो वो सही है। देवता पर हम पुष्प अर्पित करते हैं कांटे नहीं, तो ये वाला कथन सही है। हमेशा हम फूल ही देवताओं पर अर्पित करते हैं, कांटों को नहीं अर्पित करते हैं। तो चलिए हम अब सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह भी है, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। ग प्रश्न का जो है कविता की पंक्तियां पूरी करना है, वो आप अपने टेक्स्ट बुक से निकाल करके उसको आप कर सकते हैं। फूल और कांटे का जन्म एक ही स्थान पर होता है, तो इसमें कौन सी लाइन आएगी? है जन्म लेते जगह में एक ही। फूल और कांटों पर बादल समान रूप में बदलता है, तो मेह उन पर बरसता एक सा, ये वाली लाइन लिखनी है। कांटा किसी की उंगलियां खाया करता और किसी के सुंदर वस्त्र चीर देता है, तो इस पे लाइन लिखनी है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है वरसन। कांटा सबको बुरा लगता है और पुष्प देवता के सिर को शोभा बनता है, तो ये यहाँ पे आएगा। है खटकता एक सबकी आंख में और दूसरा सोता सुर शीश में, तो ये वाली लाइन आपको खुद से कविता में से लिखनी है। अब आता है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। सही का चिन्ह पहला है फूल और कांटे की प्रकृति कैसी होती है? आप बताओ, फूल और कांटा की प्रकृति कैसी होती है, यानी उनका नेचर, व्यवहार। तो फूल और कांटे की प्रकृति होती है, उसका ऑप्शन है समान होती है, असमान होती है या मालूम नहीं। तो इसकी प्रकृति ब वाला उत्तर आता है, असमान होती है। असमान होती है। अगला है फूल का पालन पोषण कौन करता है? फूल का पालन पोषण कौन करता है? फूल का पालन पोषण करता है, कौन करता है? पौधा। तो इसमें का ओ वाला उत्तर सही है, पौधा। यहाँ पे वो वाला सही था, यहाँ पे अ वाले उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए, पौधा। फिर है वर्षा होने पर उसकी बूंदें गिरती हैं, तो इसमें ऑप्शन आएगा किसमें? वर्षा होने पर उसकी बूंदें गिरती हैं। वर्षा होने पर उसकी बूंदें किस पे गिरती है? फूल पर भी गिरती है और कांटे पर, तो उसका ऑप्शन स वाला आएगा, दोनों पर। फूल पर भी और कांटे पर भी, तो वो दोनों वाला जो निशान है, दोनों पर लिखा है, उस पे सही का निशान होगा। हमें अपने जीवन में किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? हमें अपने जीवन में किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? तो हमें अपने जीवन में फूल से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमेशा फूल की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सही है, फूलों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ये वाला आंसर सही है। तो सही इसके सामने लगेगा, फूलों का आंसर सही होगा। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। फूल और कांटे के जन्म लेने में क्या समानता है? ये है प्रश्न उत्तर। पहला है फूल और कांटे
के जन्म लेने में क्या समानता है? मतलब वो क्या उनमें समानता है कि वो एक साथ जन्म लेते हैं? तो उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर में है कि दोनों एक ही पौधे से जन्म लेते हैं। दोनों एक ही पौधे से जन्म लेते हैं। यही समानता है कि दोनों एक ही पौधे से फूल और कांटे दोनों जन्म लेते हैं। प्रश्न 2 है कि फूल और कांटे के पालन पोषण में क्या समानता है? पालन पोषण में क्या समानता है? पालन पोषण का मतलब होता है उनकी देख रेख की, उनकी कैसे होती है, क्या एक जैसा है उनके अंदर? तो उसका उत्तर क्या है? चलिए देखते हैं किसका उत्तर है। पोषण के लिए दोनों को समान रूप से पानी, मिट्टी, हवा सब चाहिए होता है। पोषण के लिए दोनों को समान रूप से मिट्टी, हवा और पानी तथा अन्य अवसर प्राप्त होते हैं। तथा अन्य अवसर प्राप्त होते हैं। दोनों को पोषण के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, इन सभी चीजों की। अब आते हैं अंतिम ये क्वेश्चन पे। प्रश्न 3, फूल का व्यवहार किस प्रकार होता है? फूल का व्यवहार किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर लिखिए कि फूल अपने व्यवहार से सभी प्राणियों को प्रसन्न करता है। अपने रंग रूप और सुगंध से प्राणियों को प्रसन्न करता है। फूल अपने रंग रूप व सुगंध से सभी प्राणियों को प्रसन्न करता है। तो फूल की ये विशेषता है, उसकी ये व्यवहार है कि वो अपने फूल रंग रूप और सुगंध से सबको प्रसन्न रखता है। कांटे का व्यवहार किस प्रकार होता है? कांटे का व्यवहार किस प्रकार होता है? तो कांटा किस प्रकार का व्यवहार करता है, यानी कि उसका नेचर क्या कैसा है? फूल के ऑपोजिट होता है। उत्तर दीजिए। कांटे का व्यवहार चुभन का होता है। चुभन यानी चुभने वाला। कांटे का व्यवहार चुभन का होता है। अगला प्रश्न, फूल और कांटे का अंतर दिखाकर कवि क्या समझाना चाहता है? फूल और कांटे का अंतर दिखाकर कवि क्या समझाना चाहता है? क्या समझाना चाहता है? तो फूल और कांटे में जो अंतर है उससे ये दिखा रहा है कि फूल अपनी सुगंध से शीश को सुशोभित करता है। फूल अपने सुगंध से देवताओं के शीश को सुशोभित करता है।
जबकि कांटे का क्या स्वभाव है, और कांटा अपनी चुभन से अनावश्यक वस्तु माना जाता है। जबकि कांटा अपनी चुभन से अनावश्यक वस्तु माना जाता है, मतलब बिना काम का अनावश्यक वस्तु माना जाता है। इसलिए हमें फूल का ही व्यवहार अपनाना चाहिए, फूल के समान बनना चाहिए। इसलिए हमें फूल का व्यवहार अपनाना चाहिए। ये लेखक कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार फूल का व्यवहार है कि लोगों को सुगंध और रंग फैलाना, उसी तरह से हमें भी अपने व्यवहार में अच्छाई लानी चाहिए और अपने व्यवहार से लोगों को खुश रखना चाहिए। अब भाषा बोध का प्रश्न कर लेते हैं। भाषा बोध के प्रश्न में पहला आता है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है भाषा बोध में। पर्यायवाची शब्द, चलिए पहला है पर्यायवाची शब्द में है आंख बना हुआ है, तो आंख की पर्यायवाची हो जाती है नेत्र, नयन, लोचन या चक्षु, चक्षु भी बोलते हैं। दूसरा है चांद बना हुआ है, चांद को बोलते हैं शशि भी बोलते हैं, मयंक भी बोलते हैं और चंद्रमा भी बोलते हैं, ठीक है, राकेश भी बोलते हैं। चांद की पर्यायवाची 3 हो गई। अब आता है रात की पर्यायवाची, तो रात को बोलते हैं निशा, फिर है रजनी और एक और हो जाता है निशी। तीनों रात की पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब आता है हमारा बहुवचन बनाना। चलिए बहुवचन लिखते हैं। बहुवचन में एक एक आता है, जिसमें है पहला पौधा, आंख, इसका बहुवचन बनाना है। अंगुली, ठीक है, यहां इसके सामने बनाना है। चौथा है तितली और पांचवा यहां पर लिख रही हूं कांटा और कली, कली। तो चलिए देखते हैं बहुवचन में क्या क्या होते हैं। पहला पौधा होता है, तो पौधा का पौधे, आ की मात्रा ए में बदल जाती है, आंख है तो आंखें, ठीक है। अंगुली है, बड़ी ई की मात्रा छोटी में बदल जाती है तो अंगुलियां, चंद्रबिंदी। तितली है तो तितलियां, चंद्रबिंदी और आगे से मात्रा। फिर कांटा, आ की मात्रा है तो ए की मात्रा हो जाती है कांटे। फिर कली, बड़ी की मात्रा तो छोटी की मात्रा में आ जाती है, और यहाँ पे चंद्रबिंदी। तो ये है बहुवचन हमारे शब्दों के। अब आता है अगला, हमें करना है कविता में से सुंदर विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि इसमें आया है विशेषण में, ये हमारा ग वाला प्रश्न है। विशेषण शब्द कविता में से हमें छांट कर लिखना है। तो जैसे पहला है वर वसन विशेषण। वर वसन का मतलब क्या हुआ, सुंदर वस्त्र। फिर उसी तरह दूसरा मैं लिख रही हूं निराला रंग, मतलब बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा रंग कौन देता है, फूल। फिर है अनूठा यानी कि अनोखा रस, तो ये विशेषण हो रहा है अनूठा, यानी कि ये है विशेषण। और एक और विशेषण आ रहा है, वो है श्याम तन। श्याम तन का मतलब होता है काला शरीर, काला तन। तो अब आता है हमारा
सर्वनाम शब्दों के सामने उनके भेद लिखना। चलिए, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? सर्वनाम के पूरे 6 भेद हैं। ठीक है, तो हमें सर्वनाम के भेद लिखने हैं। देखते हैं कौन से हैं। घ नंबर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम भाषा बोध में है, उनके सामने उनके भेद लिखने से पहला है तुम। तुम कौन सा सर्वनाम है? कुछ कौन सा सर्वनाम है? ठीक है। तीसरा है किसने। किसने कौन सा सर्वनाम आता है? फिर चौथा आता है कौन सा? स्वयं। और पांचवा है जो और सो। छठवां कौन सा सर्वनाम आ रहा है? वह। तो हमें सर्वनाम के भेद बताने हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? तुम में पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कुछ बोल रहे हैं तो वो पुरुषवाचक हो जाता है। कुछ तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पर निश्चित नहीं है कि क्या कितना है, तो कुछ अनिश्चयवाचक। किसने, इसका हो जाता है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन पूछता हुआ ये सर्वनाम हो जाता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर स्वयं, स्वयं कौन सा सर्वनाम आता है? ये है निजवाचक, यानी खुद के बारे में अगर हम कुछ कह रहे हैं तो ये आता है निजवाचक सर्वनाम। फिर जो और सो से संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, जिससे संबंध जुड़ रहा है। संबंधवाचक, जो और सो, उसी प्रकार जैसे और तैसे। वह जो है वो भी है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी यहाँ पुरुष को संबोधित करते हुए अगर हम कुछ कह रहे हैं या किसी व्यक्ति की तरफ से इशारा करते हुए कुछ शब्द कह रहे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे सर्वनाम के भेद। तो हमने यहाँ भाषा बोध में बहुत तरह की चीजें आज सीखी है। बहुवचन है, फिर सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो ये था हमारा पाठ नंबर 7, जिसका नाम था फूल और कांटा, जिसमें फूल और कांटा की दोनों की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। फूल की विशेषता क्या है कि वो रंग रूप से भी बहुत खूबसूरत है, सुगंध फैलाता है, निराले रंग का होता है। लेकिन जो कांटा होता है उसकी क्या है क्वालिटी की, वो सिर्फ कांटा चुभन के लिए होता है, उसकी कोई विशेषता नहीं होती है। इस वजह से वो सिर्फ चुभने का ही कार्य कर सकता है, उसकी कोई अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता नहीं होती। अब है आओ सीखे जो इस पाठ के अंतर्गत है, उसमें क्या दिया है कि कविता की पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। फूल का व्यवहार कितना है भला, सीख लो उससे अनोखी यह कला। इसके आगे आपको इसके पंक्तियों की लाइन, पंक्तियों का जो कविता है वो आगे बढ़ाना है। कुछ फूलों के रस से इत्र बनाया जाता है, ऐसे 2 फूलों के नाम बताइए। तो इत्र का मतलब होता है सेंट, खुशबू वाला। तो वो किससे बनाते हैं? तो सुगंध वाला फूल कौन सा है? गुलाब, और एक जैस्मिन या लिली, ये हिंदी में बोलते हैं। चमेली का फूल भी हो सकता है। तो ये इत्र मतलब कि सुगंध वाला सेंट जिससे बनता है वो कौन से फूल है, तो उनके नाम लिख सकते हैं। निम्न लिखिए कि कौन से फूलों का औषधीय प्रयोग होता है, यानी कौन से फूल औषधि यानी दवाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। और उसी प्रकार फूलों पर निर्भर रहने वाले 3 कांटों के नाम लिखिए जो कि फूल पर निर्भर रहते हैं। जैसे उनमें से मैं एक बताती हूँ, वो गुलाब, जो कि कांटा उसमें होता ही है लेकिन वो फूलों पर निर्भर होता है। उसी प्रकार 2 और फूल लिख सकते हो आप। फूलों से संबंधित कोई शिक्षाप्रद कविता कंठस्थ करके कक्षा में सुनाइए। जो फूलों से संबंधित हो, उससे संबंधित कोई कविता आप अपनी कक्षा में याद करके सुना सकते हैं। तो ये था हमारी कविता फूल और कांटा, जिसमें कि फूल का अलग महत्व दिखाया और कांटे का अलग महत्व दिखाया था। ये कविता किसने लिखी है? ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छी कविता है। हमारे जीवन में कांटे का तो महत्व नहीं है, क्योंकि कांटा सिर्फ चुभन दे सकता है, यानी जो दूसरों को तकलीफ दे उससे तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन फूल, फूल की सुगंध, फूल के गुणों को हमें अपनाना है जीवन में। फूल जिस प्रकार से सुगंध फैलाता है, जिस प्रकार से अपनी खुशबू, अपने रंग से सबका मन मोह लेता है, उस तरह से हमें अपने अंदर फूल के जैसा ही व्यवहार लाना चाहिए। अच्छा व्यवहार से अच्छे लोग प्रसन्न होते हैं, हमें आसपास के लोग खुश रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में फूल का ही
जो भी उसका स्वभाव है, गुण है, वो अपनाना चाहिए और कांटे का नहीं। कांटा सिर्फ दूसरों को तकलीफ देता है, सिर्फ चुप करके लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन फूल अपने स्वाद, अपने सुगंध से लोगों को खुश रखता है।